नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज देश में धर्म परिवर्तन से रिलेटेड अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और उसी राह पर आगे चलते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार भी एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है। आइए दोस्तों, हम इसी ऑर्डिनेंस के बारे में जानते हैं और इसमें हम क्या क्या दिया गया है ये देखेंगे और इस ऑर्डिनेंस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया है द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों, इसमें धर्मांतरण से लेकर धर्म परिवर्तन जो जैसे अपराध हैं इसके बारे में जो पनिशमेंट है इस ऑर्डिनेंस के तहत बताया गया है। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस को 16 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आज हम इस 16 सेक्शंस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज़ रिगार्डिंग सॉ टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। दोस्तों, यह जो ऑर्डिनेंस है कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा उसके बारे में सेक्शन 1 में बताया गया है। दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance 2020 and it shall extend to the whole of the state of Madhya Pradesh. It shall come into force on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint. दोस्तों, ऑफिशियल गजेट इस ऑर्डिनेंस के बारे में 9 जनवरी 2021 को आया हुआ है और 9 जनवरी 2021 से यह ऑर्डिनेंस इन्फोर्स हुआ है और यह राज्य में लागू कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज़ रिगार्डिंग द डेफिनेशंस। दोस्तों, इसमें देखते हैं कौन कौन से डेफिनेशंस दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें अल्योरमेंट, कोअर्सिंग, कन्वर्जन, फोर्स, फ्रॉडलेंट, गवर्नमेंट, माइनर, रिलीजियस, प्रेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसका डेफिनेशन दिया गया है। ये सारे शब्द जो हैं इस ऑर्डिनेंस में यूज किए गए हैं, इसलिए सेक्शन 2 में इन सारे शब्दों के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई है। सेक्शन 3 इज़ रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर रिलीजन। आइए देखते हैं दोस्तों सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज़ रिगार्डिंग नो पर्सन शैल convert or attempt to convert either directly or otherwise any other person by use of misrepresentation, allurement, use of threat or force, undue influence, coercion or marriage or by any other fraudulent means। इसका दूसरा पार्ट है abet और conspire such conversion। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति मिसरिप्रेजेंटेशन, अल्योरमेंट, थ्रेट, फोर्स, मैरिज या अन्य किसी कारणों से जो इस सेक्शन में दिया गया है किसी व्यक्ति का यदि धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर पाबंदी लगाई गई है सेक्शन 3 के तहत। इसका पार्ट 2 कहता है एनी कन्वर्जन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड नल एंड वाइड। दोस्तों, इसके तहत अगर कोई भी धर्म परिवर्तन इन कारणों से किया गया है तो वो धर्म परिवर्तन नल एंड वाइड माना जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों सेक्शन 4 क्या कहता है। कंप्लेंट अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। इसमें दोस्तों दिया गया है नो पुलिस ऑफिसर शैल इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट अपॉन अ रिटन कंप्लेंट ऑफ अ पर्सन कन्वर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 अबव और हिज पेरेंट्स or siblings or with the leave of the court by any other person who is related by blood, marriage or adoption, guardianship or custodianship as may be applicable। दोस्तों, सेक्शन 4 में यह बताया गया है अगर धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई कंप्लेन करनी है तो कौन कौन से लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं। पहला तो जो व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया है वह खुद भी यह कंप्लेन दे सकता है। इसके अलावा उसके माता पिता, ब्लड रिलेटिव्स भी ये कंप्लेन
दे सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज रिगार्डिंग पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 5 में इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 यदि कुछ किया गया है तो उसमें क्या पनिशमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 दोस्तों कहता है whoever contravenes the provisions of section 3 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 25,000। दोस्तों यदि कोई भी धर्म परिवर्तन सेक्शन 3 के कॉन्ट्रोवेंशन में किया गया है तो वहाँ पर पनिशमेंट जो होगा दैट विल बी नॉट लेस देन 1 ईयर एंड विच में एक्सटेंड टू अप टू 3 ईयर्स, और इसमें जो फाइन होगी 25,000 रुपये होगी। इसके अलावा दोस्तों और भी आगे दिया गया है प्रोवाइडेड दैट whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of minor, a woman or a person belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 50,000। अगर दोस्तों ऐसे किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जो कि माइनर है, या कोई महिला है, या वह व्यक्ति है जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, तो ऐसे केसेस में जो पनिशमेंट होगा 2 साल से कम नहीं होगा और विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, और जो इसमें फ़ाइन दिया गया है वो 50,000 रुपये दिया गया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट whosoever intends to marry a person of any religion other than the religion professed by him and conceals his religion in such a manner that the other person whom he intends to marry believes that his religion is truly the one professed by him shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 50,000। दोस्तों यदि कोई अपना जो धर्म है वो छुपाकर किसी व्यक्ति को बताता है कि मेरा ये धर्म है और उसको ये विश्वास दिलाता है कि वो व्यक्ति जो जिससे वह विवाह करने वाला है वह जो है उसी धर्म का है, तो ऐसे व्यक्ति अगर झूठ बोलकर विवाह या निकाह करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पनिशमेंट होगा वो होगा नॉट लेस देन 3 ईयर्स एंड विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, और इसमें जो फाइन होगी दैट इज़ रुपीज़ 50,000 होगी। इसमें आगे अगर हम दोस्तों देखते हैं तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट whosoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 1 lakh। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मास कन्वर्जन करवाता है, ये बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ऐसे केसेस में जो फाइन होगा वो 1 लाख रुपए होगा और जो पनिशमेंट होगा दैट विल बी नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस मेंशन इन दिस सेक्शन इज कमिटेड द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो विथ अ फाइन। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति फिर से वही ऑफेंस करता है जो पहले वह कर चुका है या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है, तो ऐसे केसेस में जो पनिशमेंट होगा दैट विल बी ए फाइन एंड देयर इज ए पनिशमेंट ऑफ 5 ईयर्स एंड इट्स में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। दोस्तों आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें मास कन्वर्जन के बारे में बताया गया है कि मास कन्वर्जन क्या होता है। मास कन्वर्जन मीन्स
conversion wherein more than 2 persons are converted at the same time, यदि 2 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन एट ए टाइम किया गया है तो वह मास कन्वर्जन की श्रेणी में आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज रिगार्डिंग मैरिज परफॉर्म्ड विद द इंटेंट टू कन्वर्ट अ पर्सन शैल बी नल एंड वाइड। दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनी मैरिज परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी डीम्ड नल एंड वाइड। दोस्तों यदि कोई भी विवाह या निकाह जो कि इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 3 के किया गया है तो वह नल एंड वाइड माना जाएगा सेक्शन 6 के तहत। दोस्तों सेक्शन 7 में आइए देखते हैं क्या दिया गया है। इट इज़ रिगार्डिंग ज्यूडिक्शन ऑफ द कोर्ट। दोस्तों सेक्शन 7 में यह बताया गया है कि कौन से कोर्ट को ऐसे केसेस या जो ये केसेस कहाँ चलाए जाएंगे, तो उसका जो ज्यूडिक्शन होगा कैसे डिसाइड होगा ये सेक्शन 7 में बताया गया है। आइए देखते हैं। एवरी पिटिशन फॉर डिक्लेयरिंग अ मैरिज नल एंड वाइड अंडर सेक्शन 6 शैल बी प्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन मेंशन्ड इन सेक्शन 4 बिफोर द फैमिली कोर्ट or where a family court is not established, the court having jurisdiction of a family court within the local limits wherein। दोस्तों ऐसे केसेस डिक्लेरेशन के लिए नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए मैरिज को फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए जाएंगे, और ये कहाँ और कैसे फाइल किए जाएंगे और इसका जुडिक्शन क्या होगा आइए आगे देखते हैं। द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, जहाँ पर विवाह हुआ हो, और द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन डिसाइड, जो पिटिशन में रिस्पोंडेंट है वो जहाँ पर रहता हो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन बिफोर द कोर्ट। आइदर पार्टीज टू द मैरिज लास्ट डिसाइडेड टुगेदर, जो पार्टियां हैं इस केस में या जो केस फाइल होगा वो लास्ट कहाँ पर डिसाइडेड थी, वहाँ के कोर्ट में भी ये केस फाइल किया जा सकता है। अगला है वेयर द पिटिशनर इज रिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, जो व्यक्ति पिटिशन फाइल कर रहा है वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ के जुडिशनल कोर्ट में भी पिटिशन फाइल कर सकता है। दोस्तों सेक्शन 8 के बारे में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ रिगार्डिंग इनहेरिटेंस राइट। आइए देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है। Notwithstanding the provisions of section 6 or the decision of the competent court under section 7 hereinabove, any child born out of the marriage performed in contravention of section 3 shall be deemed legitimate। दोस्तों इस तरह की मैरिज से ये अगर कोई बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। आगे दिया गया है notwithstanding the provision of section 6 hereinabove, the succession to the property by such child shall be regulated according to the law governing inheritance of the father। दोस्तों जो लॉ इनहेरिटेंस का फादर पर अप्लाई होगा ऐसे लॉज के तहत ही बच्चे का भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनहेरिटेंस राइट होगा इसमें निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 9 अगला सेक्शन है। इट इज़ रिगार्डिंग राइट टू मेंटेनेंस। Notwithstanding any provisions contained in any other law for the time being in force, such woman whose marriage is declared null and void under section 7 and her children born of such marriage shall be entitled to the maintenance as provided in chapter 9 of the Criminal Procedure Code 1973। दोस्तों ऐसे मैरिज से जो बच्चे या महिला होगी उसे मेंटेनेंस का भी अधिकार होगा और वो चैप्टर 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगला सेक्शन है सेक्शन 10। इट इज़ रिगार्डिंग डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। इसमें सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 इज रिगार्डिंग एनी पर्सन हु डिजायर्स टू कन्वर्ट shall submit a declaration to that effect 60 days prior to such conversion in prescribed form to the district magistrate stating that he desires to convert on his own free will and without any force, coercion, undue influence or
एल्योरमेंट। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले इन एडवांस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन करना होगा। Subsection 2 is regarding any religious priest or any person who intends to organize conversion shall give 60 days prior notice to the district magistrate of the district where such conversion is proposed to be organized in such form as may be prescribed। दोस्तों, अगर कोई प्रिस्ट कोई धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसे भी 60 दिन पहले एडवांस में एप्लीकेशन करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से परमिशन लेनी होगी और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उसे बताना होगा। सबसेक्शन 3, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल गिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच प्रायर नोटिस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। दोस्तों, जब यह एप्लीकेशन सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 और 2 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दिया जाएगा तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसका एक्नॉलेजमेंट देंगे। सबसेक्शन 4, whoever contravenes the provisions of subsection 2 shall be punished with imprisonment for term which shall not be less than 3 years but may extend to 5 years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees 50,000। दोस्तों, सबसेक्शन 2 के कंट्रोवेंशन में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो इस सेक्शन में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। सबसेक्शन 5, no court shall take cognizance of the offence committed under this section without prior sanction of the concerned district magistrate। दोस्तों, इसमें किसी भी कोर्ट को विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 is regarding where any institution or organization violates any provision of this ordinance, the person in charge of the affairs of such institution or organization as the case may be shall be liable for punishment as provided under section 5 of the ordinance। दोस्तों, अगर कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्डिनेंस के कॉन्ट्रोवेंशन में कार्य करता है तो वह सेक्शन 5 के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। सबसेक्शन 2, the registration of institution or organization found guilty of committing any offence under this ordinance may be rescinded by the competent authority। दोस्तों, इसके अलावा वह इंस्टीट्यूशन जो इस ऑर्डिनेंस के कॉन्ट्रोवेंशन में कार्य कर रहा है उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, आगे देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 इज रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। The burden of proof as to whether a contravention was not effected through misrepresentation, allurement, use of force। दोस्तों, सेक्शन 12 इज रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 12। The burden of proof as to whether a conversion was not effected through misrepresentation, allurement, use of force, threat of force, undue influence, coercion or by marriage or any other fraudulent means done for the purpose of carrying out conversion lies on the accused। दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो अक्यूज्ड के ऊपर होगा कि जो विवाह या निकाह या धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन किया गया है वो मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्सिन, फोर्स, मैरिज या थ्रेट के तहत नहीं किया गया है। इसे प्रूव करना और इसकी जिम्मेदारी आरोपी के ऊपर होगी। आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एवरी ऑफेंस committed under this ordinance shall be cognizable, non-bailable and triable by the court of session। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस के तहत सारे अपराध जो होंगे वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होंगे। While trying an offence under this ordinance, a session court may also try an offence other than the offence under this ordinance with which accused may, under the code of CRPC 1973, be charged at the same trial। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस के तहत या धारा के तहत जो अपराध दर्ज होंगे उसके अलावा यदि कोई और सेक्शन में भी
आरोपी के ऊपर अपराध दर्ज किया जाता है तो भी उसे ट्रायल का अधिकार सेशन कोर्ट के पास रहेगा। सेक्शन 14 रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार किसके पास होगा, इसे सेक्शन 14 में बताया गया है। नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से नीचे का कोई भी ऑफिसर इस ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 इज रिगार्डिंग पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this ordinance, the government may, by order published in the official gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this ordinance as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को अप्लाई करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उससे रिलेटेड भी रूल्स और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ये सारी जो डिफ़िकल्टीज रिमूव करने का जो पावर होगा वो 2 साल तक ही होगा जब से ये ऑर्डिनेंस आता है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट मेड बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें जो भी ऑर्डर या सारी चीज़ें जो की जाएंगी इस सेक्शन के तहत वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना होगा। सेक्शन 16 इज रिगार्डिंग पावर टू मेक रूल्स। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स और रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। दोस्तों, सेक्शन 16 के तहत राज्य सरकार के पास यह भी अधिकार होगा कि वह इस ऑर्डिनेंस के तहत और भी रूल्स वगैरह ला सकती है। एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एंड शैल टेक इफेक्ट देयर अपॉन। अगर कोई भी रूल बनेगा तो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाएगा और उसकी पब्लिकेशन से वह इफेक्ट में आएगा। सेक्शन 17 इज रिगार्डिंग रिपील एंड सेविंग। द मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 एंड रूल्स मेड देयर अंडर आर हियर बाय रिपील्ड। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 को रिपील कर दिया गया है और उसके तहत जो रूल बनाए गए थे उसे भी रिपील किया गया है। दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में एक विस्तृत चर्चा की और आपको संक्षेप में इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में बताने की कोशिश की। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी तरह के एक ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके बारे में भी जानकारी दी थी और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दोनों वीडियो देखकर इसी तरह के जो ऑर्डिनेंस आए हैं दोनों राज्य सरकारों द्वारा उसके बारे में एक लीगल नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो नए लॉज कंट्रीज़ में आ रहे हैं या पहले के भी जो लॉ बने हुए हैं उसके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी दे सकूं और आप तक लीगल नॉलेज पहुंचा सकूं। दोस्तों, अब मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स एंड बाय बाय। Like and subscribe our YouTube channel.